नमस्कार प्यारे बच्चों, हेलो एवरीवन। मैं सोनू खींची आपकी रसायन विज्ञान की टीचर आज आपके लिए लेके आई हूँ संकुलन क्षमता। यानी कि बच्चों आज हम बात करेंगे किसकी? संकुलन क्षमता की। हमारा जो चैप्टर है, हमारा जो अध्याय है वो क्या है? वो है हमारा ठोस अवस्था। ठीक है, तो ठोस अवस्था में आज हम जानेंगे किसके बारे में? संकुलन क्षमता के बारे में। तो शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, संकुलन क्षमता क्या होती है? ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इसको एक किस तरह से आपको एक संरचना यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे बहुत सारे गोले दिखाई दे रहे हैं। अब हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि यूनिट सेल या इकाई कोशिका में ये सारे गोले व्यवस्थित है। हमने कहा कि अवयवी कण जो हैं वो इकाई कोशिका में अलग अलग तरह से व्यवस्थित है। यानी कुछ तो बना रहे हैं हमारी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, कुछ बन रहा है हमारा फेस सेंटर्ड, कुछ बन रहा है हमारा सिंपल क्यूबिक। ठीक है, तो अलग अलग तरह की इकाई कोशिकाएं हमने देखी और हमने ये जाना कि इन इकाई कोशिकाओं में अवयवी कण जो हैं वो अलग अलग तरह से व्यवस्थित है। ठीक है, अब बात आती है संकुलन क्षमता की। तो संकुलन क्षमता से क्या अभिप्राय है, क्या इसका मतलब है? देखो, ऐसे समझते हैं कि एक कमरा है। ठीक है, एक कमरा है जिसकी क्षमता, उसमें जो है वो बच्चे कितने आ सकते हैं, उसकी 100% क्षमता है। ठीक है, 100% क्षमता, उसमें बहुत सारे बच्चे यानी 100 बच्चे आराम से आ सकते हैं, लेकिन उसमें 80 बच्चे ही बैठे हुए हैं, बाकी स्पेस जो है, बाकी जगह जो उसमें खाली है। तो वो बच्चे जो 80 बच्चे उस कमरे में बैठे हुए हैं या परीक्षा दे रहे हैं जो भी, तो कितना स्थान उन बच्चों द्वारा घेरा गया है वही हमारी क्या होती है? उस कमरे की क्षमता हुई। ठीक है, तो इसी तरह से जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जालक की, हम बात कर रहे हैं जालक की। जालक में हमने क्या लिया? इकाई कोशिका। तो इकाई कोशिका को हमने क्या माना? एक घन के रूप में माना। ठीक है, अब इस इकाई कोशिका में ये जो अवयवी कण व्यवस्थित है, तो हम ये कहते हैं कि इन कणों ने कितना स्थान घेरा हुआ है, यानी कितनी जगह इन कणों द्वारा घेरी गई है, वही हमारी क्या है? संकुलन क्षमता। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं जैसे कि एक कंटेनर में या एक बर्तन में या किसी भी डिब्बे में, मान लो घन आकार का कोई डिब्बा है और उसमें मैंने ये सारे ये एक डिब्बा मेरा है और इसमें मेरे ये कण जो हैं ये पूरी तरह से इस डिब्बे के अंदर ये व्यवस्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये अवयवी कण देखो, कहीं कहीं पर आपको जगह दिखाई दे रही है, स्पेस दिखाई दे रहा है कहीं कहीं तो, और कहीं कहीं ये कण पूरी तरह से व्यवस्थित है। तो मुझे इस पूरे बॉक्स का, ये मैंने घन आकार का बॉक्स रखा है, तो इस पूरे बॉक्स का आयतन है ना, तो इसकी क्षमता, मुझे क्षमता क्या मतलब? इस बॉक्स का आयतन मान लो कितना है? 100% है। ठीक है, और इन गोलों के द्वारा घेरा गया स्थान मेरा कितना है? मान लो 70% है। ठीक है, तो गोलों द्वारा घेरा गया स्थान कितना है? मेरा 70%। ठीक है, तो मैं ये कहूंगी कि 30% स्थान इसमें किसने घेरा? रिक्तियों ने। 30% स्थान जो है वो खाली है। तो इसकी संकुलन क्षमता, इस बर्तन की संकुलन क्षमता क्या हुई? गोलों द्वारा घेरा गया स्थान। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि इस पूरे घन आकार के बॉक्स के अंदर इन बोलों ने या इन गोलों ने कितना स्थान घेरा है, वही क्या है? इसकी संकुलन क्षमता। समझ में आ गई? अब संकुलन क्षमता को परिभाषित कैसे किया जाए, ये तो नॉर्मल वे में बताया मैंने। कुल आयतन का वह प्रतिशत, ये पूरा कुल एक आयतन ले लिया, इसका वह प्रतिशत जो अवयवी कण, ये अवयवी कण है मैंने, तो कुल आयतन का वह प्रतिशत जो अवयवी कणों द्वारा घेरा जाता है। ये अवयवी कण है, इनके द्वारा कितना स्थान घेरा गया है, कितनी जगह इन्होंने ऑक्यूपाई, कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, कितनी जगह घेरी है, वही क्या है? इसका आयतन का प्रतिशत। तो आयतन का वह प्रतिशत जो अवयवी कणों द्वारा घेरा जाता है उसे हम कहते हैं संकुलन क्षमता। अब इसे हम कैसे लिखेंगे? देखो, संकुलन क्षमता बराबर कणों की संख्या गुणा एक कण का आयतन बटे में एक कोशिका का आयतन। क्या मतलब हुआ इसका? कणों की संख्या। देखो, हमने अलग अलग तरह के यूनिट सेल्स देखे है ना, सिंपल प्रकार का, साधारण मौलिक प्रकार का और काय प्रकार का, इसके अलावा फलक केंद्रित। ठीक है, तो इन सभी में हमने कणों की संख्या ज्ञात की सबसे पहले, वही यहाँ पर आएगी कणों की संख्या। ठीक है, दूसरा, एक कण
कण का आयतन, ठीक है, पूरे कणों की संख्या हमने लिख ली, जितने भी हमारे कण है, 3 है, 4 है, 2 है, जो भी। अब एक कण कितनी जगह घेरा है, तो सब कणों का हमारा आयतन आ जाएगा। अगर हमारे पास 1 का आयतन है तो हम उसको गुणा कर लेंगे, हमारे पास में 1 का आयतन आ जाएगा। यानी कि 1 का आयतन है तो हम सभी कणों का आयतन ज्ञात कर सकते हैं, यानी कणों की संख्या को गुणा करेंगे एक कण के आयतन से। जिस तरह से हमने क्या निकाली, कणों की संख्या निकाली। कणों की संख्या भी हमने कैसे निकाली थी कि भाई 1/8वां भाग जो है वो एक कण साजित कर रहा है, तो टोटल कितने करेंगे यही देखा। तो इसी तरह से एक कण का आयतन निकालेंगे और कणों की संख्या से उसको गुणा कर देंगे, ठीक है। अब एक कोष्ठिका का आयतन मतलब है इस पूरे घन, ये पूरा जो घन बन रहा है इसका आयतन, ठीक है, यानी पूरी जो इकाई कोशिका है उसका आयतन। समझ में आई मेरे बच्चों? तो अब हम इसको और कैसे लिख सकते हैं या और कैसे बता सकते हैं, देखो अब हमें क्या निकालना है, प्रतिशत में। प्रतिशत में तो संकुलन क्षमता जब प्रतिशत में होगी तो क्या होगा, कुल गोलों का आयतन, क्योंकि हम कणों को क्या मान रहे हैं, ठोस गोले के रूप में मान रहे हैं। किसके रूप में, ठोस गोलों के रूप में हम मान रहे हैं। तो कुल गोलों का आयतन बटे में घन का आयतन गुणा 100, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे संकुलन क्षमता प्रतिशत में कैसे ज्ञात करेंगे हम, कुल गोलों का आयतन बटे में घन का आयतन गुणा 100। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, एक बार इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। देखो कणों की संख्या जो है उसको हमने मान लिया प्रतिशत, यानी पैकिंग एफिशिएंसी PE, पैकिंग एफिशिएंसी का प्रतिशत निकालना है हमको। तो यहाँ पर कणों की संख्या को मैंने मान लिया Z, क्या मान लिया, Z। अब यहाँ पे बोल रहा है एक कण का आयतन, तो कण को मैंने किस रूप में माना है, कण को मैंने माना है एक ठोस गोले के रूप में। और गोले का आयतन हमारा क्या होता है बच्चों, आप सब पढ़ते आ रहे हैं गणित में कि गोलों का आयतन क्या होता है, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग और सही बता रहे हैं। ये होता है हमारा 4/3 पाई r क्यूब, यही होता है गोलों का आयतन, ठीक है। अब हमारे पास में आया है घन का आयतन, किसका आयतन, घन का आयतन। अब घन की हमें पता है, जब हमने परिमाप देखा था तो घन की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और हम यहाँ पर सभी में क्या है, घन की संरचना हमारे पास है, बस अलग अलग तरीके से है, ठीक है, यानी कणों की व्यवस्था अलग अलग है, तब हमने उन्हें अलग अलग नाम दिया, बल्कि है तो सब किस आकार में, घन के आकार में। तो घन के लिए हमारे पास हमें पता है कि तीनों भुजाएं लंबाई हो, चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, तीनों ही कैसी होती हैं, बराबर। तो ए भुजा को मैंने क्या मान लिया, इस एक भुजा को मैंने क्या मान लिया, यहाँ पर ए मान लिया, क्या मान लिया, ए। तो सभी भुजाएं बराबर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए का क्यूब, क्या हो जाएगा, ए का क्यूब। आई मेरी बात समझ में? फिर से मैं आप लोगों को बताती हूँ, हम निकाल रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी, यानी कि संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता से मतलब क्या है कि कितने कण इसमें उपस्थित है, ठीक है। तो वो जितने भी कण इसमें उपस्थित हैं वो कितनी जगह इस घन में घेर रहे हैं, या कितना स्थान ये घेर रहे हैं इस पूरे घन के आयतन का। तो कैसे उसको प्रतिशत में हमने निकाला, हमने लिखा कुल गोलों का आयतन बटे में घन का आयतन। तो कुल गोलों का आयतन हमें पता है, एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो हमारे पास मैंने Z यानी जितने भी कण यहाँ उपस्थित हैं, और हमने कणों की संख्या की कैलकुलेशन पहले ही कर ली है, पहले ही हमने ज्ञात कर लिया ये सब चीजें। अब ए यहाँ पे घन का आयतन है, और घन का आयतन हमें पता है कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है, तो घन का आयतन हमारा क्या हो जाएगा, ए क्यूब, ठीक है बच्चों। तो ये तो हमारी होगी संकुलन क्षमता को हम किस फॉर्मूले के द्वारा यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे या जानेंगे। अब करते हैं हम इसकी गणना, तो शुरू करें, चलिए अब हम इसकी गणना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं मौलिक इकाई सेल, यानी साधारण प्रकार की इकाई कोशिका। देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, इस साधारण प्रकार की यानी सिंपल क्यूबिक की हम जब बात कर रहे हैं तो सभी कोनों पर हमारे पास अवयवी कण उपस्थित है, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये कण आपस में एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, स्पर्श बिल्कुल कर रहे हैं। अब देखो इसमें अब मैं लिखूंगी मेरा फॉर्मूला मैंने क्या लिखा, संकुलन क्षमता का। संकुलन क्षमता के लिए मैंने लिखा पैकिंग एफिशिएंसी प्रतिशत बराबर परमाणुओं की संख्या यानी Z
गुणा 4/3 पाई r क्यूब बटे में a क्यूब। यही है मेरा फॉर्मूला। अब यहाँ पर मेरे पास में प्रतिशत निकालना है मुझे पैकिंग तो z, यानी कि मौलिक इकाई कोशिका के लिए परमाणुओं की संख्या मेरे पास, या अणुओं की संख्या कितनी थी बच्चों? 1। यही ज्ञात किया था। कैसे? कि यहाँ पर मेरे पास में कितने हैं कण? 8 कण। कितने कण हैं? 8। 1 2 हम दिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है। और एक हमारे पास में एक कण कितना हिस्सा अपना साझा कर रहा है? 1/8। ठीक है। तो हमने क्या किया? 1/8 गुणा 8, यानी कि टोटल कितना हुआ? 1। तो मेरे पास में ये वैल्यू कितनी आई? z की वैल्यू। z की वैल्यू मेरे पास में सिंपल क्यूबिक के लिए, मौलिक प्रकार के लिए यहाँ मेरे पास में कितनी है? यहाँ पर a क्यूब, यानी कि z की वैल्यू क्या है मेरी? 1। ठीक है। तो यहाँ पर मेरी z की वैल्यू क्या हुई बच्चों? 1, 1 हुई। ठीक है। यानी कि सिंपल क्यूबिक की बात कर रहे हैं हम, SCC की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सिंपल क्यूबिक SCC की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रतिशत जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास z की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है। गुणा, अब यहाँ पर 4/3 पाई r क्यूब मैंने रख दिया। बिल्कुल सही है। अब मेरे पास में a की भुजा का मान क्या है ना? देखो a मेरे पास में क्या है? a कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? ये भुजा है a, एक ये भुजा है a और एक ये भुजा है a, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मान है a। ठीक है। अब मैं कह रही हूं ये वाली भुजा, ये वाली ले रहे हैं हम, एक भुजा का मान लेंगे तो तीनों का मान निकल जाएगा मेरे पास में। तो यहाँ पर ये दोनों कण एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर मुझे a का मान त्रिज्या के रूप में लिखना है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं इस गोले का ये केंद्र पकड़ लेती हूँ, ये वाला, और फिर ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। ठीक है। ये केंद्र हो गया। तो ये इसका मान क्या हुआ? r। इसका मान क्या हुआ? r, त्रिज्या के रूप में। ठीक है। तो ये दो गोले आपस में एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं इस तरह से। तो इसका मान क्या हुआ मेरा? r प्लस r, यानी कितना हुआ? r प्लस r। क्या मान हुआ? मेरा मान हो गया ये यहाँ पे 2r। क्या हो गया बच्चों? 2r। ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या है? सिंपल क्यूबिक की जब हम बात करते हैं तो सिंपल क्यूबिक में दोनों जो कोनों पर उपस्थित मेरे अवयवी कण हैं वो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे भुजा का मान निकालना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर त्रिज्या के रूप में इसका मान रखना है। ठीक है। तो a की वैल्यू निकालनी है। a का मान, a की वैल्यू मेरी कैसे निकलेगी कि यहाँ पर मैंने कहा r, ये त्रिज्या क्या है? r। दूसरे गोले की त्रिज्या भी क्या हुई? r। और यहीं पर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक साजित हो रहा है, आधा आधा साजित होता है। तो कितना हुआ टोटल? 2r। तो मेरे पास में a का मान निकल गया। a का मान मेरे पास क्या निकला? ये मान मेरे पास निकल गया 2r इसका क्यूब। ठीक है बच्चों। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास में जो वैल्यू निकलेगी वो क्या होगी? वो होगी 52.4%। ठीक है। तो मेरा मान क्या आएगा? मेरा मान आएगा 52.4%। तो ये मेरा रहता है सिंपल क्यूबिक के लिए। ठीक है बच्चों। तो साधारण प्रकार की इकाई कोशिका या सिंपल क्यूबिक की हम बात करें तो वहां पर मेरी पैकिंग एफिशिएंसी क्या निकलेगी? 52.4। ठीक है। आगे समझ में? चलो अब हम शुरुआत करते हैं दूसरे प्रकार की। दूसरे प्रकार की हमारे पास कौन सी है? वो हमारी है फलक केंद्रित, फेस सेंटर्ड, FCC फलक केंद्रित की बात करेंगे हम। ठीक है। अब फलक केंद्रित की संरचना आपको देखने से ही पता चल रहा होगा क्या होता है। फलक केंद्रित में हमारे पास में एक एक जो कण है वो कहाँ उपस्थित है? 6 के 6 फलक पर। ठीक है। 6 फलक हैं यहाँ पे दिख रहे हैं जो आपको ये ब्लू कलर की ये बॉल दिख रही है, ये सब कहाँ उपस्थित है? फलक पर। और जो रेड कलर की है वो कहाँ दिखाई दे रही है? हमारे सभी कोनों पर। तो ये व्यवस्था हमारी कौन सी है? ये व्यवस्था हमारी है फेस सेंटर्ड, यानी कि फलक केंद्रित व्यवस्था। ठीक है। अब इस फलक केंद्रित व्यवस्था में क्या होता है बच्चों? इस फलक केंद्रित में आपको फलक के चारों तरफ दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे या कैसे ज्ञात करेंगे? देखो सेम वही पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखेंगे पहले तो। ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी क्या है?
पैकिंग एफिशिएंसी प्रतिशत निकालना है हमको, ठीक है, यानी कि संकुलन क्षमता, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, परमाणुओं की संख्या अणुओं की या कणों की गुणा 4/3 पाई r क्यूब बटे में a का क्यूब, यही है, ठीक है, ये व्यवस्था होगी। अब देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, इसमें ये जो कण होते हैं ना बच्चों, ये कण एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर स्थित है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मैंने इसको क्या मान लिया, इसको मान लिया भुजा A, इसको मान लिया B, ठीक, सॉरी A भुजा है, तीनों A भुजा है, ये मेरा है A कॉर्नर, ये B कॉर्नर, ठीक है, और ये मेरा है C कॉर्नर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फलक पर उपस्थित है, कहाँ उपस्थित है, फलक पर। तो अब फलक पर उपस्थित है, ये किस तरह से होगा, देखो इस तरह से, एक कोई भी मैंने एक फलक ले लिया, इसका एक फलक मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ठीक है, कोई भी एक फलक मैंने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। अब इस एक फलक में मेरे पास में क्या है, यहाँ पे मेरे पास में ये आधा गोला है, ठीक है, ठीक है, ये आधा गोला ये आ गया। इसके बाद में मेरे पास यहाँ पे ये पूरा गोला है, ये गोला है पूरा, ठीक है, फिर इसके बाद में ये आधा गोला है, ठीक है। इस तरह की व्यवस्था मेरे पास यहाँ पे है, किसमें, फलक केंद्रित में, ठीक है। अब इस फलक केंद्रित में मेरे पास में ये मेरी भुजा है A, ये मेरी भुजा है B और ये मेरी भुजा है C, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो वो है फेस सेंटर्ड की जब हम बात करते हैं, तो ये फेस सेंटर्ड में ये फलक वाला जो है ये दोनों कणों को जो है वो क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। अब यहाँ पे देखो इसकी हमारे पास में भुजा जो ये हमें वैल्यू निकालनी है A की वैल्यू, ठीक है, हमारे पास में हमें किसकी निकालनी है, A का मान निकालना है, किसके रूप में निकालना है, त्रिज्या के रूप में निकालना है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास एक त्रिभुज बन के आ गया, क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया इस तरह से, ये एक त्रिभुज, ये लाइन थोड़ी सीधी नहीं जा रही है, आप समझ लेना, बट स्ट्रेट ही है, ठीक है। तो ये एक त्रिभुज बन रहा है, तो मेरे पास में ये है A, ये है B और ये है C, ठीक है। अब मुझे पहले इस AC का मान निकालना पड़ेगा, किसका मान निकालना पड़ेगा, AC। तो ये मेरे पास में ये क्या है बच्चों, ये है मेरे पास आधार, हम इसको आधार मानते हैं, ये लंब होता है ना, ये क्या है, लंब, और ये क्या है, कर्ण, ठीक है, आधार, लंब और कर्ण। जब हमें कर्ण निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, हम यहाँ पे क्या उपयोग करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। और पाइथागोरस प्रमेय जब हम यूज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा AC² बराबर क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही है, ठीक है। तो AC का स्क्वायर बराबर AB मेरी क्या है, A का स्क्वायर प्लस BC भी क्या है मेरी, A का स्क्वायर, ये भी A है और ये भी A है, ठीक है। अब यहाँ पर AC का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2A², ठीक है। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, AC बराबर √2A, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में, ठीक है। अब AC का मान क्या है मेरा, देखो A और C त्रिज्या के रूप में मान लिखना है मुझे, तो मेरे पास में ये क्या आ रही है, R आधी त्रिज्या, ठीक है। इसका क्या है, सेंटर, यहाँ से ये यहाँ पे ये सेंटर ले लीजिए, ठीक है, ये सेंटर ले ली, तो R और R, ठीक है। फिर इसका R, तो टोटल कितना हुआ मेरे पास में, 1 2 3 4 R हो गए। फिर से मैं समझाती हूँ आपको कि यहाँ पर मेरे पास में AC भुजा का मान मुझे त्रिज्या के रूप में लिखना है, ठीक है। तो AC में एक गोला पूरा अंदर आ रहा है, ठीक है, और A और C पे जो गोले हैं वो आधे आधे आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मान क्या है, R, उसका मान क्या है, R, यहाँ पे कितने आएंगे, 2R, ठीक है। तो टोटल कितने में, 1 2 3 4, कितने R हो गए टोटल मेरे पास हो गए 4R, 1 2 3 और 4। तो मेरे पास में AC का मान क्या हो गया, AC की भुजा का मान कितना हो गया, 4R, ठीक है, बराबर
2a। अब मुझे तो किसका मान निकालना है, मुझे मान a का निकालना है। किसका निकालना है, a का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो a का मान मेरा क्या हो गया, मुझे a का मान मिल गया, यहाँ से मिल गया 4/√2a, सॉरी r, ये मुझे मिल गया किसका मान, a का मान मिल गया। अब ये मैं मान, ये वैल्यू यहाँ रख दूंगी। ठीक है, तो अब मेरा प्रतिशत एफिशिएंसी निकलेगी बराबर कितनी, z मेरे पास में। अब z की वैल्यू फलक केंद्रित के लिए हमने निकाली थी, तो फलक केंद्रित के लिए z का मान हमारे पास में क्या होता है बच्चों, 4। कितना होता है, 4, 4 यानी 6 फलकों पर उपस्थित है और बाकी सभी 8 कोनों पर। तो इसके लिए मेरे पास में अवयवी कणों की संख्या कितनी निकली थी, वो निकली थी मेरी कितनी, 4। ठीक है, अब यहाँ पर 4 वैल्यू, z की वैल्यू कितनी होगी मेरी, 4 गुणा 4/3 पाई r क्यूब बटे में मैंने वैल्यू किसकी, a की वैल्यू क्या मेरी 4/√2r। ठीक है, इसका क्यूब, क्योंकि वैल्यू क्या है, a का क्यूब, a का मान आ गया मेरे पास में। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास में इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी निकलेगी, 74%। ठीक है, तो इस तरह से फलक केंद्रित इकाई कोशिका जो है उसका हमारा मान कितना होगा, उसका मान होगा हमारा 74%। ठीक है बच्चों, यानी कि इतना स्थान गोलों द्वारा घेरा गया है। ठीक है, तो इतना स्थान गोलों ने घेरा है किसमें, यूनिट सेल में। ठीक है, अब कितना स्थान खाली है, ये भी प्रश्न आता है कभी कभी कि ये तो बता दिया कितना भरा हुआ है, खाली कितना होगा। तो हमें पता है कि पूरी क्षमता कितनी होती है, 100%। ठीक है, तो रिक्त स्थान निकालना है हमें, रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान कितना होगा, रिक्त स्थान मतलब जितना पूरा उस इकाई कोशिका का आयतन माइनस उसमें कितना किया हमने, गोलों का आयतन। ठीक है, तो गोलों का आयतन हमारे पास कितना प्रतिशत आया, 74। और टोटल कितना होता है बर्तन का या फिर एक यूनिट सेल का आयतन कितना होता है, 100%। इसमें से मैंने 74 माइनस किया तो मेरे पास में क्या आंसर आएगा बच्चों, मेरे पास में आएगा 6 एंड हियर इज 2, 26%। ठीक है, तो मेरे पास में खाली स्थान यानी रिक्त स्थान कितना बचा, इसके अंदर जो गोलों द्वारा नहीं घेरा गया है वो है 26%। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात थी हमारी फलक केंद्रित इकाई कोशिका की।